हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जूलॉजी के इस कंसेप्ट में एक नए टॉपिक को जोड़ेंगे और आज का टॉपिक होगा मेल एक्सेसरी ग्लैंड। जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुरुषों में पाए जाने वाली उन सहायक ग्रंथियों के बारे में जो स्पर्म के और इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना देती है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नर सहायक ग्रंथियां, यानी कि सहायक है यहाँ पे, और जब ये सहायक है इसका मतलब है कि ये सपोर्ट करने के लिए है। किसके सपोर्ट के लिए है? तो इस सपोर्ट को जानने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे के क्लासेस में प्राप्त किए गए कंसेप्ट को एक बार दोहराने का प्रयास करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि मानव जनन तंत्र के अंतर्गत नर युग्मक के रूप में जिस प्रमुख संरचना का निर्माण होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, जिसे आप हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। अब ये जो मेल गैमेट है, नर युग्मक है, शुक्राणु है, ये क्या अकेले कैपेबल है अपनी सारी क्रियाविधि को करने में? तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब सुने होंगे, मुहावरा सुना होगा, जिसमें आपने सुना होगा कि एक फूल से माला नहीं बनता। आपने सुना होगा एक पेड़ से बगीचा नहीं बनता। इसी तरीके से एक अकेला स्पर्म जो है वो अकेले पूरे कार्यों को प्रेरित करने में कैपेबल नहीं है, यानी कि उसे कुछ दोस्तों की आवश्यकता है, कुछ साथियों की आवश्यकता है जो उसके साथ मिलकर उसके काम को आसान बनाए। इस कड़ी में हम लोगों ने अगर पूरे नर जनन तंत्र की व्याख्या की बात करें तो हमने एक साथी इनका देखा था जिसका नाम हमने दिया था सहायक नलिका। और सहायक नलिका में आपने देखा था कि किस प्रकार से कुछ ऐसी संरचनाएं विकसित हुई हैं जो टेस्टिज के भीतर बन रहे शुक्राणु को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक उसी पैटर्न पे आज के क्लास में जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, यानी नर सहायक ग्रंथियां, तो उन सभी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे कि वो किस प्रकार से शुक्राणु के काम को आसान बनाती हैं। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि शुक्राणु जो है वो नर युग्मक होता है, मेल गैमेट कहते हैं, और यह जो है पुरुषों के टेस्टिज के भीतर शुक्रजनक नलिका में विकसित होता है। तो हमारा कहना ये है कि इस स्पर्म को अब किस चीज़ की आवश्यकता है जिससे इसका कार्य जो है आसानी से संभव हो सके। तो यहाँ पे 3 प्रमुख ग्रंथियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये 3 प्रमुख ग्रंथियाँ सारा इम्पोर्टेंट काम स्पर्म के साथ मिलके परफॉर्म करती हैं। सबसे पहली ग्रंथि है, उसका नाम है सेमाइनल वेजाइकल्स। सेमाइनल वेजाइकल्स एक महत्वपूर्ण नर में पाए जाने वाली सहायक ग्रंथि है। अब यहाँ पे एक बात बच्चे समझना जरूरी है कि ग्रंथि क्या है। ये जो सेमाइनल वेजाइकल्स को हम ग्लैंड्स कह रहे हैं, यानी ग्रंथि कह रहे हैं, तो ये ग्रंथि है क्या? तो आप पाएंगे कि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एक तरीके से हमारे फ्रेंड की तरह हमारे शरीर की क्रियाविधि को पूरा करने में मदद करती हैं। जैसे आप सबसे पहले अपने मुख से, माउथ की बात करें, तो यहाँ पे लार ग्रंथि पाई जाती है जो मुख से लार निकालने का काम करती है, और उसी लार की वजह से भोजन जो है आसानी से चबाया हुआ भोजन आमाशय तक पहुंच जाता है। ठीक इसी कंसेप्ट पे आप समझेंगे कि कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं, कुछ ऐसे मांस होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन या केमिकल्स या एंजाइम स्रावित करते हैं जिससे उस पर्टिकुलर अंग की क्रियाविधि आसान हो जाती है। यानी कि सेमाइनल वेजाइकल्स सॉरी सेमाइनल वेजाइकल्स एक प्रमुख ग्रंथि है जो क्वेश्चन में आता है 2 की संख्या में पाई जाती है, यानी ये ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है, पेयर्ड होती है, जोड़ा होती है। इन ग्रंथियों के द्वारा 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य है कि इन ग्रंथियों के द्वारा फ्रुक्टोज का स्राव किया जाता है। फ्रुक्टोज, कैल्शियम, और एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बेहद इंपॉर्टेंट आप समझेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स
ये 3 कंसेप्ट पे ही आप सेमाइनल वेजाइकल्स को समझने का प्रयास करेंगे। मैं क्या कर रहा था कि सेमाइनल वेजाइकल्स एक प्रमुख ग्रंथि है। अब ये ग्रंथि है तो कुछ स्रावित करती है, कुछ द्रव्य स्राव करती है। सेमाइनल वेजाइकल्स कुछ द्रव्य स्राव करती है और उस द्रव्य को आप चाहें तो कह सकते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा द्रव्य स्रावित करती है। अब इस द्रव्य के भीतर मैंने कहा कि फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है और एक स्टार मार्क दिया मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। अब ये करते क्या है थोड़ा ये समझा जाए। तो मैंने कहा कि फ्रुक्टोज जो है, आपने नाम सुना होगा फ्रुक्टोज के बारे में, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स का नाम आपने सुना होगा। तो फ्रुक्टोज क्या करता है कि शुक्राणु को एक तरीके से जीवन देने का, पोषण देने का काम करता है। यानी इस सेमाइनल वेजाइकल से जो द्रव्य निकल रहा है, जिसे हम सेमाइनल प्लाज्मा कर रहे हैं, वो फ्रुक्टोज के द्वारा क्या कर रहा है, पोषण देने का काम कर रहा है। यानी कि स्पर्म को लंबे समय तक, बहुत लंबी यात्रा पे, बहुत लंबी लड़ाई पे और बहुत बड़े मकसद के लिए जाना है, तो वहाँ उसको बराबर मात्रा में पोषण मिलता रहे, ये काम फ्रुक्टोज के द्वारा किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये फ्रुक्टोज पाके स्पर्म पोषण तो प्राप्त करता है, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ेगा, आगे वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये एक विशेष प्रकार का केमिकल स्राव किया जाता है। जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो रास्ता वो भटक ना जाए, तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में, कह सकते हैं यूटरस में, यानी कि मादा के बॉडी में रास्ता देने का और रास्ता बनाने का काम किया जाता है। यानी कैल्शियम की सहायता से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे मादा के यूटरस में स्पर्म को रास्ता बताता है, यानी स्पर्म को एक तरीके से गाइड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ओवम की दीवार तक पहुंच जाए। तो मुख्य बात जो सेमाइनल वेजाइकल्स के बारे में जो आपने जाना, वो सिर्फ 3 बात आपने जाना। पहला कि सेमाइनल वेजाइकल्स एक प्रमुख सहायक ग्रंथि है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या जो है वो जोड़ा है, यानी 2 है। ये ग्रंथि जो है सेमाइनल प्लाज्मा का स्राव करती है और ये सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर बहुत प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज भी है, जिसमें कैल्शियम भी है और जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, तो आप बताएंगे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक प्रकार का केमिकल स्राव है, एक रासायनिक स्राव है, जो स्पर्म को यूट्रस के भीतर रास्ता बताने का या आगे बढ़ाने का काम करता है। जहाँ तक फ्रुक्टोज की बात है तो यह जो है स्पर्म को पोषण देने में कैपेबल होता है। और एक खास बात जो सेमाइनल वेजाइकल्स के बारे में आप जरूर जानेंगे कि लगभग हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के सीमेन यानी ये द्रव्य बनते हैं स्पर्म के साथ, उसका लगभग 60 से 70% भाग सेमाइनल प्लाज्मा का ही होता है, सेमाइनल वेजाइकल्स का होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और समझ लेंगे आप साथ में कि ये जो स्पर्म होते हैं अकेले स्पर्म हैं, लेकिन जब इसमें इन सेमाइनल प्लाज्मा का द्रव्य को जो है हम मिक्स करते हैं, तो ये सेमाइनल प्लाज्मा का द्रव्य के मिलते ही ये एक नए संरचना में बदल जाता है, जिसे हम सीमेन कहते हैं। यानी अब आप समझ रहे होंगे कि शुक्राणु को या स्पर्म को एक द्रव्य के अंदर पोषण देने का काम, रास्ता दिखाने का काम सेमाइनल वेजाइकल्स के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए स्पर्म के साथ सेमाइनल प्लाज्मा के द्रव्य के सम्मिलित रूप को हम सीमेन कहते हैं। और इस सीमेन में आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा किस द्रव्य की प्रधानता होती है, तो आप बताएंगे सेमाइनल वेजाइकल्स से निकलने वाले द्रव्य की। और ये जो द्रव्य होते हैं ये गाढ़ा होते हैं, स्लाइटली येलोइश यानी पीले रंग के होते हैं। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में, सेमाइनल वेजाइकल्स के बारे में, जो प्रमुख सहायक ग्रंथि के तौर पे विकसित होता है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर। एक और प्रमुख ग्रंथियां हैं जो पुरुषों में बहुत फेमस है और नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं
कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। तो ये ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि ये सिंगल होता है, सेमाइनल वेजाइकल्स की तरह जोड़ा में या दो की मात्रा में नहीं होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल संख्या में होता है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिल्की फ्लूइड का, हल्का सा मिल्क के कलर का द्रव्य जो है स्रावित किया जाता है, मिल्की द्रव्य स्रावित किया जाता है जो कुछ हद तक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, कुछ हद तक कम मात्रा में कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्षारीय द्रव्य होता है। मौसम के चेंजेस की वजह से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो गले पे पड़ा है और इस वजह से बोलते बोलते बीच में कोई कोई वर्ड जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो लैरिंग से ना प्रोड्यूस होकर वोकल कट से निकला है, तो थोड़ी टटराहट होती है, थोड़ी फसफसाहट होती है। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ रहे होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि दूसरा जो प्रमुख ग्रंथि है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1 है और यही प्रोस्टेट बाबू भविष्य में पुरुषों में एक कैंसर के रूप में भी विकसित हो सकता है जो प्रोस्टेट कैंसर के नाम से जाना जाता है। और ये कैंसर सिर्फ पुरुषों में पाया जाएगा क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में होता है। हालांकि हम प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक प्रमुख सहायक ग्रंथि है, पुरुषों में पाई जाती है, 1 की संख्या में पाई जाती है। और ये ग्रंथि क्या कर रही है भाई, तो एक मिल्क के कलर का स्लाइटली अल्कलाइन द्रव्य का स्राव कर रहा है और ये द्रव्य जो है एक तरीके से स्पर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि थोड़ी सी एसिडिक इन्वायरमेंट अगर हो जाए, अम्लीय इन्वायरमेंट हो जाए, तो शुक्राणु के लिए प्रॉपर रूप से विकसित होकर फर्टिलाइजेशन प्रेरित करना संभव नहीं होगा। तो ये जो द्रव्य है एक तरीके से एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और इसकी वजह से निषेचन की प्रक्रिया आसानी से प्रदर्शित हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि प्रमुख सहायक ग्रंथियों में 3 ग्रंथियों की चर्चा करनी है। पहली ग्रंथि सेमाइनल वेजाइकल्स कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी के बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखना चाहें जो आप बिल्कुल एग्जाम में दिमाग में रखते हुए जाएंगे, तो ये 3-4 पॉइंट आप रखेंगे। पहला कि प्रोस्टेट जो होता है वो सिंगल होता है। दूसरा, इसके द्वारा एक प्रकार से मिल्की फ्लूइड का सेक्रेशन किया जाता है और ये मिल्की फ्लूइड जो है बहुत हद तक शुक्राणु को, स्पर्म को एसिडिक इन्वायरमेंट में कमी लाता है, यानी थोड़ा क्षारीय माहौल क्रिएट करता है। ये द्रव्य एसिडिक इन्वायरमेंट में कमी लाता है। ये जानकारी यहाँ देना बेहद जरूरी है कि इस तरीके का एसिडिक इन्वायरमेंट निषेचन के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना जाता है। तो ये एक द्रव्य है, एक फ्लूइड है, एक मिल्की सेक्रेशन है जो एक तरीके से एसिडिक इन्वायरमेंट को मिनिमाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है और स्पर्म को एक तरीके से और ज़्यादा मोटाइल बनाने में मदद करता है। मोटाइल का मतलब मैंने समझाया है आपको, गमन करने में। स्पर्म जब गमन करेगा, मूव करेगा, तो उसके मूवमेंट में जो तेजी आएगी उसमें इस द्रव्यों की भी भूमिका इंपॉर्टेंट होगी जो प्रोस्टेट के द्वारा स्रावित होंगे। तो प्रोस्टेट ग्रंथि दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है और मैंने एक पॉइंट आपको ऐड किया था कि पुरुषों में संभावित कैंसर का खतरा प्रोस्टेट के रूप में रहता है, विशेषकर 45-50 प्लस के एज के बाद। तो प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में पाए जाने वाला कैंसर होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट ग्रंथि के बारे में। ये जो तीसरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है वो ग्रंथि को हमने नाम दिया है काउपर ग्लैंड, यानी काउपर ग्रंथि। ये किसको आप काउपर ग्रंथि भी कह सकते हैं या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। 3 प्रकार की ग्रंथियां पुरुषों में सहायक ग्रंथि के तौर पे पाई जा रही हैं। पहली ग्रंथि सेमाइनल वेजाइकल्स जोड़ा थी, दूसरी ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगल थी और ये जो तीसरी ग्रंथि है काउपर ग्रंथि वो भी डबल है, यानी 2 ग्रंथि जोड़ा है, 1 ग्रंथि सिंगल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा पेयर्ड ग्लैंड कौन है, तो सेमाइनल वेजाइकल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि ये दोनों के दोनों पेयर्ड ग्रंथि है और प्रोस्टेट जो है वो सिंगल ग्रंथि है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये पेयर्ड है, 2 की संख्या में पाई जाने वाली ग्रंथि है। काउपर ग्रंथि के अगर महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें
तो ये ग्रंथि जो है वो एक तरीके से क्षारीय द्रव्यों का स्राव करती है, क्षारीय द्रव्यों का स्राव करती है, अल्कलाइन फ्लूइड का स्राव किया जाता है, जो कुछ हद तक वाटरी होते हैं, जलीय होते हैं, पानी जैसे होते हैं, म्यूकस या आप कह सकते हैं चिपचिपाहट के साथ भरे रहते हैं। तो ये जो चिपचिपाहट वाला जो ग्रंथि है, जो इस अल्कलाइन जूस को रिलीज करता है, वाटरी फ्लूइड को रिलीज करता है, उसका नाम हमने आपको बताया है, वो है काउपर ग्रंथि या इसी को कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। जोड़ा में पाए जाने वाली ग्रंथि है और ये ग्रंथि क्या करेगी, तो ये आपको वाटरी फ्लूइड के सेक्रेशन में मदद करेगी। इस वाटरी फ्लूइड से दो कार्य जो है स्पर्म का आसान होगा। पहला, अम्लीयता जो है उसको ये घटाएगा। कहीं पे मान लीजिए एसिडिक एनवायरनमेंट है निषेचन के लिए, तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को उदासीन करने का काम करेगा, वो करेगा ये वाला वाटरी फ्लूइड। तो अम्लीयता में कमी लाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एक चिपचिपा वाटरी फ्लूइड है, तो ये लुब्रिकेशन देने का काम करेगा। लुब्रिकेशन से आप जैसे ग्रीस वगैरह का आपने देखा होगा कि इस्तेमाल होता है एक बेहतर लुब्रिकेंट के तौर पे, तो ये बिल्कुल चिपचिपा द्रव्य होगा। ये स्पर्म को ईजिली इजैकुलेट होने में मदद करेगा और एक तरीके से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा जो है उसको दूर करेगा, एक तरीके से चिकनाई प्रदान करेगा, इसीलिए इसे हम लुब्रिकेंट के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो हमने जो है आज के क्लास में जो मुख्य बातें समझी है, वो समझा है पुरुषों में पाए जाने वाले सहायक ग्रंथि के बारे में। तो आइए थोड़ा लास्ट एक एफर्ट लगाते हुए इनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। जहाँ पे मैंने आपको एक बार बताया, रिवीजन के साथ एक बार फिर बता रहे हैं कि ये तीन लोग हैं। कौन से ये तीन लोग हैं? तो आपने देखा कि सेमाइनल वेजाइकल्स है इसमें, और इसी को आपने कहा कि ये जो है वो जोड़ा होता है। दूसरा आपने देखा कि प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही सिंगल होता है। तीसरा आपने देखा कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है या काउपर ग्लैंड है। ये सभी के सभी क्या है? सहायक ग्रंथि हैं। इसके पहले आपने देखा था एक और क्लासेस में कि ये जो टेस्टिज है, ये जो है प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में विकसित होता है। तो इस प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया जो है विकसित की जाती है। तो ये टेस्टिज ने स्पर्म बना दिया। अब ये स्पर्म अकेले क्या करेगा? तो इसको सहायक ग्रंथि चाहिए। सहायक ग्रंथियों के माध्यम से इसका इजैकुलेशन, इसका निष्कासन आसान हो जाएगा और ये निषेचन की प्रक्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा मैंने एक यहाँ पे और कंसेप्ट जोड़ा था, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूं, वो था सहायक नलिका। तो एक कंसेप्ट था सहायक नलिका का, दूसरा कंसेप्ट था सहायक ग्रंथि का। तो एक बार इन सबको कंबाइंड करके हम लोग समझें तो हमारा कंसेप्ट कुछ ऐसा बनेगा। पुरुषों में पाए जाने वाला जो जनन तंत्र है वो अब तीन चीज़ों से मिलके बना है बाबू। पहला हमने बताया प्राथमिक लैंगिक अंग, ये आपका फाइनल नोट्स है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल पार्ट्स का। प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में आपने पढ़ा टेस्टिज के बारे में, और ये टेस्टिज बनाएगा स्पर्म। अब इस स्पर्म को बॉडी से या टेस्टिस से बाहर निकालने में नलियों की भूमिका होगी, और नलियां होंगी ये जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है रेटी टेस्टिस के बारे में, ये जो है टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालेगा। आपने पढ़ा वास इफरेंसिया के बारे में, ये वास इफरेंसिया जो है आपने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो है इपीडिडाइमिस के पास अपरिपक्व स्पर्म को पहुंचाता है। फिर आपने पढ़ा तीसरी नली हो गई जिसे आप इपीडिडाइमिस कहते हैं। यहीं पे स्पर्म जो है स्टोर होगा, यहीं पे स्पर्म की ट्रेनिंग होगी, उसकी एक तरीके से स्कूलिंग होगी, उसको नॉलेज दिया जाएगा, यानी पे यहाँ पे ये मैच्योर हो जाएगा। और फिर आपने पढ़ा वास डिफरेंसिया के बारे में, जिसके द्वारा बॉडी से स्पर्म बाहर रिलीज होगा। तो ये सहायक नलिका इस प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ मानव का सिस्टम बनाती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कहते हैं। और तीसरा ग्रंथि के बारे में आपने आज ही के क्लास में पढ़ा है कि यहाँ पे सेमाइनल वेजाइकल्स है जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यहाँ पे आपने पढ़ा कि प्रोस्टेट है
जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, और यहाँ पे आपने पढ़ा काउपर ग्रंथि है जो तीसरी इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इतने छोटे छोटे कंसेप्ट के जरिए जब आप जाएंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, मेल रिप्रोडक्शन के सिस्टम को आप समझ पाएंगे। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सिस्टम का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे लोग मिल के किसी एक काम को परफॉर्म कर रहे हों। तो यानी कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन्हीं नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप ऐड कर सकते हैं, इन सब के अलावा कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पुरुषों में पेनिस जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज करते हैं लैंगिक अंग और कॉपुलेटरी अंग, ये दोनों अंगों में आपको अंतर समझना है। टेस्टिस जो है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है जो भ्रूणीय अवस्था में विकसित होता है, और उसके द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर किस प्रकार से इन नलिकाओं के माध्यम से और इन ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है, इसी को हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंसेप्ट में समझाया है। तो इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से हमने अपने जूलॉजी के इस यूनिट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक था जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, उसके सभी छोटे बड़े कंसेप्ट को कवर करने का प्रयास किया है। अगले जो वीडियोज होंगे उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर डेवलप होंगे, उन सभी वन लाइनर को कल के क्लास में एक एक करके आपको स्क्रीन के सामने ले आएंगे, और उम्मीद करेंगे कि पिछले 5 वीडियोज में जो आपने इस सिस्टम को समझने का प्रयास किया उसका एक वन शॉट रिवीजन भी हो जाए, और सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सब के सब कवर्ड हो जाए। इस नोट के साथ आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट होगा, और इसका जो फाइनल वन लाइनर्स का नोट्स है वो कल के क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला जो वीडियोज होगा वो इस समरीज और समराइज करने के बाद नए टॉपिक की ओर मूव करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, आप इसे समझने का और सुनने का पूरा प्रयास करेंगे और इससे संबंधित एक नोट्स भी बनाने का प्रयास करेंगे। आज के डेट में जब बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं सॉरी आज के डेट में जब बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, बहुत सारे किताब और रेफरेंसेस मौजूद हैं, स्टडी मटेरियल मौजूद हैं, जहाँ पे हर चीज़ आपकी चुटकी में और मुट्ठी में आपको आसानी से मिल जा रहा है, वहाँ पे एक टीचर की भूमिका ये है कम से कम समय में मैक्सिमम कंसेप्ट को आपके सामने ला के रखा जाए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास हम सब के द्वारा आपके लिए एक सफल प्रयास साबित हो और आप इससे लाभ लेते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।